गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। आज आपके सामने हम बातचीत करेंगे कि किसी भी टॉपिक्स को पीटी, मेंस, एसे और इंटरव्यू के लेवल पर कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो क्राइटेरिया हैं जो पीटी के लिए अलग पढ़ते हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ते हैं, वो एग्जामिनेशन को पैटर्न को लेकर के है। एक सबसे जो फेमस और चर्चित टॉपिक है उसी में से एक उठाते हैं, कोविड। और हम लोग इसको पढ़ेंगे पीटी के लेवल पर, मेंस के लेवल पर, एसे के लेवल पर और इंटरव्यू के लेवल पर। इट मींस इस टॉपिक से इस सेक्शन के कितने क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम लोग बातचीत करेंगे सिलेबस के ऊपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या प्रश्न के प्रकार के ऊपर, स्टडी अप्रोच या अध्ययन का तरीका क्या होना चाहिए और इसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होना चाहिए, मतलब इस एग्जाम के लिए जो एक नीड होनी चाहिए वो क्या है। और एक जो पब्लिक सर्वेंट मतलब एक लोक सेवक का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है इस एग्जामिनेशन से, थोड़ी इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी इस टॉपिक पर किस प्रकार का स्टडी, जानकारी, अप्रोच हमसे चाहता है, इसकी बात करेंगे। जनरली लोग या एक मार्केट है कि पीटी में ये आता है तो पहले ये पढ़ लो, फिर मेंस एग्जाम होता है तो कोविड इंपैक्ट पढ़ने लगते हैं, फिर इसी को एसे में लिखते हैं और इंटरव्यू के टाइम में जो भी इंसिडेंट अभी चल रहा है उसके बारे में 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा एक गलत तरीका है पढ़ने का। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो आपके सामने एक एजेंडा होना चाहिए कि इस टॉपिक से हमें इसके लिए क्या पढ़ना है या ये टॉपिक से हमें इसके लिए क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल जाए ये पढ़ना शुरू कर दे। तो कोई भी टॉपिक हो, कोविड-19 है या एग्रीकल्चर पॉलिसी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या आप पढ़ रहे हैं पॉल्यूशन, उसका ये टॉपिक है, या कोई भी एक टॉपिक है कंप्यूटर, तो हर चीज का जो क्राइटेरिया है वो इन 4 हिस्सों में बटा होना चाहिए कि हम पीटी के लिए क्या पढ़ेंगे, हम मेंस के लिए क्या पढ़ेंगे, हम एसे के लिए क्या पढ़ेंगे और हम इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन की, कि अगर पीटी एग्जाम होता है तो इससे लेवल के क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज कोविड, कोविड क्या है, जिसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोविड क्या है। कोविड एक डिजीज है, ठीक है, तो किससे होता है, क्या होता है, किस प्रकार होता है। फिर कोविड कितने तरह के हैं, एक गवर्नमेंट ने आइडेंटिफिकेशन बनाया है, जैसे अमिताभ जी की आवाज आपको मिलती है। इस कोविड का क्या एक तरह से कैरेक्टर है, विशेषता है। कोई भी जब बीमारी होती है तो वर्ल्ड लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या रिपोर्ट आती है। ठीक उसी तरह गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यही है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप गवर्नमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एप्स बनाए हैं आज के टाइम में। फिर गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर कैसे रही है ये जानना है। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ एड या फंड या सहायता जारी की है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, यूरोपियन यूनियन ने भी कुछ पैसे या फंड भारत को अलर्ट किया है। ठीक उसी तरह इंडिया का हेल्थ सेक्टर क्या कह रहा है, क्या रिपोर्ट दे रहा है और इसका इंपैक्ट क्या चल रहा है। एक ध्यान से देखिएगा, तो पीटी का सिलेबस यही है, इसी में सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जब आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देते हैं तो कुछ एक होगा क्या कि कोविड इस टाइप की बीमारी है, यह बैक्टीरिया या वायरस से होता है, यह इस टाइप की है और गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यह पॉलिसी अपनाई है। कहने का मतलब है जब भी आईएएस में पीटी का क्वेश्चन होगा वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के होंगे, लेकिन फिर आप जब पीसीएस लेवल पर जाएंगे तो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे कि इसके लिए कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया
रेस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए एक पर्टिकुलरली ऐप बनाया है, वो ऐप कौन सा है, या वर्ल्ड बैंक ने कोविड को कंट्रोल करने के लिए कितना फंड अलॉटमेंट किया। तो यही अंतर आता है आईएएस और पीसीएस में। जनरली बच्चे लोग मिक्सअप कर देते हैं नॉलेज को, इस वजह से बड़ी समस्या आती है। तो ये पीटी का एक तरह से स्ट्रक्चर हुआ। पीटी में आपको इस टॉपिक को इसी रूप में पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो लगभग आपका स्ट्रक्चर यही होगा कि ये क्या है, इसके टाइप्स क्या है, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे कर रही है, कोई भी आप लेंगे तो स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। तो पीटी लेवल पर इतनी ही सारी चीजें पढ़नी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मेंस लेवल पे। मेंस लेवल पर कैसे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी बात आएगी कोविड, तो एक साल हमारे यहां लॉकडाउन लगा रहा, लगभग अभी भी हमारी इकोनॉमी नीचे जा चुकी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत नीचे गिर चुका है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीचे गिर चुका है, ट्रेड गिर चुका है, इन्वेस्टमेंट गिर चुका है, और कई तरह की चीजें हैं जो एक साल में लगातार आते रही। अब जब बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले कोविड की बात करेंगे कि इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर डाला। अब जब मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए कि मेरे पास इतनी नॉलेज हो। वो नॉलेज कितनी हो, तो वो नॉलेज हो 120 वर्ड्स हो, 200 वर्ड्स हो, 250 वर्ड्स हो या 350 वर्ड्स हो। ये मैं अलग अलग जनरली क्राइटेरिया रहेगा, लगभग 200, 250, 350। जो आईएएस का अप्रोच है वो इतने के ऊपर है और स्टेट लेवल का इतने के ऊपर है। लेकिन एक बार आप जब इस लेवल पर लिखना सीख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप आदत डाल लीजिए आईएएस की, तो ऑटोमेटिकली आप पीसीएस के ऊपर जंप कर लेंगे, क्योंकि कम में लिखना सबसे बड़ी समस्या है। कम में लिखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस, कंक्लूजन को हम कैसे लिखें। तो जो सवाल बनेंगे वो कुछ ऐसे ही बनेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले होगा एक टॉपिक, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के ऊपर कोविड ने क्या असर डाला, इस चीज को डिस्कस करेंगे। कोविड ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया है, मतलब पूरे वर्ल्ड के ऑर्डर को चेंज किया हुआ है। कोविड ने ऑयल की पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर डाला है। कोविड ने ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब पूरी विश्व की व्यवस्था को हिला के रख दिया है। कोविड ने एक तरह से जैविक आतंकवाद, बायो टेररिज्म के ऊपर भी असर डाला है। इस कोविड में सबसे ज्यादा जो आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, वो WHO का हुआ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। इस कोविड ने इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्टेड किया है और इस कोविड ने भारत के पूरे हेल्थ सिस्टम को हिला के रख दिया है। और इस कोविड ने हमें क्या क्या एक तरह से चेतावनी दी है, क्या क्या मेजर चैलेंज रखा है। ये जो आप इतने टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक मन से नहीं बनाया है। अब ये टॉपिक निकाला कैसे गया, सबसे बड़ी बात ये रखना होता है। एज ए कोच हम लोग अखबारों के ऊपर ध्यान देते रहते हैं। तो जब कोविड चल रहा था तो अखबारों के ऊपर जब आर्टिकल आ रहे थे तो उस आर्टिकल को हम पढ़ रहे थे और उसी आर्टिकल में जितने एक्सपर्ट हैं वो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लिख रहे थे। तो हम एज ए कोच, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे आज उत्तराखंड के ऊपर चमोली जिले में ये ट्रेजेडी हुई, ये कल की घटना है। अब उस ट्रेजेडी के ऊपर मेंटल थिंकिंग वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर क्या चल रहा है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से जो कुछ भी एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट होता है हम वहां से चीजें को निकालते हैं। यूपीएससी ने तो कुछ नहीं कहा कि कोविड के ऊपर कैसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम उन्हीं चीजों को निकाले हैं। तो इस एक साल में जितने भी राइटर्स ने, न्यूज़पेपर ने, मैगजीन ने, न्यूज चैनल्स ने इसके ऊपर प्रोग्राम्स बनाए या फिर जो न्यूज दिखाई, उसमें से टॉपिक्स हम निकालते हैं कि इस कोविड का क्या क्या असर पड़ा और उन्हीं टॉपिक्स को हम आपके एग्जाम के पैटर्न के ऊपर ढालते हैं और एकदम आसान से शब्दों में दिखाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए कोच। आपको सब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आनी चाहिए कि भाई क्या ऐसा रोल था WHO का
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कोविड में उसे निभाना चाहिए था और उसने फुलफिल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्ले नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब भी आप इस सारे टॉपिक्स को पढ़ें तो आपके पास इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत फिलहाल एग्जाम के लेवल पर नहीं है। एग्जाम के बाहर आपको कॉन्फ्रेंस में बोलना है, एग्जाम के बाहर आपको अखबार में लिखना है तो बात अलग होती है। लेकिन जब आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो आपका फोकस मैक्सिमम होना चाहिए 250 वर्ड, इससे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ये आप स्कॉलर्स को लिए छोड़ दीजिए, जो विद्वान हैं उनको छोड़ दीजिए, मैगजीन में लिखने वाले हैं उनके लिए छोड़ दीजिए। आपका ध्यान कोविड के ऊपर, आपके पास बस इतना मैटर होना चाहिए कि आपका उत्तर इस 1.5 पन्ने में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आए। यही प्रोफेशनलिज्म होती है जो बच्चों को टॉप भी कराती है और बच्चों को लेके डूब भी जाती है। कारण क्या है? वो पढ़ तो बहुत लेते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अपने मैटर को कंसाइज कैसे करें और प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको लिखे कैसे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए हम लोग या हमारी टीम ने जब भी इस चीज को डिजाइन किया, कोर्स को डिजाइन किया, तो हमने सबसे पहले डिफाइन किया वर्ड लिमिट। एग्जाम के तीनों पैटर्न को देखते हुए वर्ड लिमिट को डिफाइन किया और उसको उसी रूप में हम पढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे 200 वर्ड्स में तो आपके दिमाग में उतने ही वर्ड्स जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे देंगे ताकि आप अपने प्रश्न के अनुसार इस आंसर को, आप अपने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार इस आंसर को लिख सके। तो मेंस के टॉपिक में ये सारे इंसिडेंट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे देखिए, इसी चीज के बाद आगे करते हैं, जब एसे आएगा तो कैसे एसे आएगा। ध्यान रखिएगा, एसे की लिमिट 1200 वर्ड्स होती है और एसे पूछता है सिर्फ आईएएस में और यूपी में। बीपीएससी में, एमपी में एसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दोनों एग्जाम में सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है एसे। एसे में 1200 वर्ड्स में आपको लिखना है और आपके पास एकदम एरिया खुला है, आप जो मर्जी आए लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसे में क्या बन सकता है। तो एसे में टॉपिक्स डिसाइड नहीं होता, फिर भी टॉपिक्स को खोजा जाता है और कोरिलेट किया जाता है। जैसे पहला है कि जो कोविड इफेक्ट हुआ उसने पूरे ग्लोबलाइज्ड कल्चर को बदल डाला। अब इसी को देंगे क्या कि जो भी ये इंफेक्शनल डिजीज है इसने ग्लोबल वर्ल्ड के सामने लाइफ सिक्योरिटी का एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया है। अब ये टॉपिक दे दिया, अब इस टॉपिक को आपको 1200 वर्ड्स में लिखना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या लिखते हैं। ठीक उसी तरह सिविलाइजेशन की जितनी भी अचीवमेंट हैं वो इंफेक्शनल डिजीज के आगे एकदम बेबस, लाचार, कमजोर हो रही हैं। या फिर इस कोविड प्रॉब्लम ने हर देशों को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। कहने का मतलब है टॉपिक तो यही रहेगा, लेकिन इस टॉपिक में हमेशा जुड़ा रहेगा कि आपका नेशन कैसे प्रभावित हो रहा है, आपका नेशन कैसे इफेक्टेड हो रहा है, और यह आपको लिखना होगा 1200 वर्ड्स में। तो जो कोर्स का स्ट्रक्चर है या टॉपिक्स का स्ट्रक्चर है वो यही है कि आप इसके बारे में इतना फ्रेम कर सकें कि अगर ये प्रश्न आता है तो हमको क्या क्या लिखना है, पहले पैरा में, दूसरे पैरा में, तीसरा पहले आप फ्रेम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को लिखेंगे। अब आगे देखिए इसको कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपके सामने बोर्ड बैठे रहेंगे, तमाम तरह के लोग, 5 लोग तो मिनिमम रहते ही हैं, और यहां पर आप बैठे हैं। ये बीच वाले डायरेक्टर साहब होते हैं, आपसे पूछेंगे और ध्यान रखिएगा आपका उत्तर मैक्सिमम 2 से 5 लाइन के बीच में ही होना चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज्यादा हो। आपसे पूछेंगे, मान लीजिए आज ही आपका इंटरव्यू पड़ा तो आपसे पूछेंगे, मिस्टर नाथ व्हाट यू थिंक अबाउट द वैक्सीनेशन सिचुएशन ऑफ कोविड। तो आपको 3 लाइन में बोलना पड़ेगा क्या कि सर वैक्सीनेशन को लेके ये हो रहा है, इतने लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया,
फिर आपसे कोई दूसरा मेंबर पूछ सकता है अच्छा इसका विरोध क्यों हो रहा है, तो आप उसको लॉजिकल तरीके से जवाब देंगे। फिर तीसरा पूछेगा कि ये बताइए अपने ही देश में कोविड का विरोध हो रहा है, फॉरेन कंट्रियों का इस कोविड इंजेक्शन, कोविड प्रोटेक्शन के जो वैक्सीन बनाई गई है उसका क्या है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछेंगे और आपका उत्तर 2 से 5 लाइन में होना चाहिए। देखिए ये पर्सनालिटी डेवलप करनी होगी। एक बार आप किसी भी इंसिडेंट को 5 लाइन में जानने, सोचने, समझने और बोलने कि आइडिया डेवलप कर लिए, फिर उसी चीज को आप 200-250 वर्ड्स में सोचने का, लिखने का आइडिया डेवलप कर लिए, या फिर 1200 फ्रेमवर्क करने का अप्रोच डेवलप कर लिए, तो फिर आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा व्हाट यू थिंक अबाउट कोविड, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्या, आगे हम बताएंगे। दूसरा, इस कोविड को लेकर के इंडिया को वर्ल्ड कैसे फेस कर रहा है, इसमें भी आपको बताना है। फिर इस कोविड प्रॉब्लम में मेडिकल लॉबी ने क्या कुछ किया, याद करिए बाबा रामदेव, उन्होंने कोविड को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ दवाई बनाई, तुरंत सारे अंग्रेजी दवाइयों के पूरी लॉबी हिला डाली। बीच में ये भी न्यूज आया कि चाइना वाले WHO के साथ मिलकर पहले बीमारी फैला रहे हैं, फिर उसके बाद वैक्सीन निकालेंगे, और भी कई तरह की न्यूज आई। एग्जामिनर आपसे यही पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखें या नहीं। तीसरा देखिए, आपसे यही पूछेगा मिस्टर नाथ क्या आपको लगता है यह किसी देश की कुछ साजिश है या कोई कॉन्स्पिरेंसी चल रही है इसके ऊपर, तो आपको बोलना पड़ेगा साजिश है तो किसकी है, कैसी है, और साजिश नहीं है तो कैसी है और क्यों नहीं है। ध्यान रखिएगा इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को भी उत्तर देने का, कैसे उत्तर दिया जाता है, ये भी हम थोड़ा सा आप लोगों को धीरे धीरे सिखाएंगे कि बहुत सारी चीजें सच होती हैं लेकिन हम उसे बोला नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल करप्शन, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ना कभी करप्शन खत्म हुआ है और न कभी होगा। जुडिशरी ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, तारीख पे तारीख, ये सब डायलॉग सुने होंगे, बट ये आप बोल नहीं सकते हैं, ये कॉमन पर्सन लोग बोलते हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट जब आप इसका आंसर देंगे तब कहेंगे हाँ सर सुना तो है कि कॉन्स्पिरेंसी चल रही है बट ऐसा दिखा नहीं। अब वो थोड़ी बहुत अफवाहें हैं। हाँ सर थोड़ा बहुत करप्शन है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ सर जुडिशरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आप हमेशा अपना उत्तर पॉजिटिव देंगे। ध्यान रखिएगा न्यूज़पेपर में एक व्यू को लेके चला जाता है, या तो एकदम पॉजिटिव या तो एकदम निगेटिव। कहने का मतलब है कि पूरा न्यूज एनालिसिस इस मेंटलिटी से चलता है जो आज आप बेहतर समझ सकते हैं। ये 2 चैनल आज आपके आंखों के सामने हैं, आप इनके चैनल को देख करके बता सकते हैं कि किसी भी इंसिडेंट को ये किस रूप में देखते हैं। मान लीजिए बजट आया, इनका देखेंगे तो दुनिया का सबसे खूबसूरत बजट है, और इनकी बात सुनेंगे, ठीक है, खबीस कुमार, रवीश कुमार जो भी कहते हैं, या चौधरी जी, तो इनकी सुनेंगे तो इनकी पूरी कमियां ही दिखी रहेंगी। तो ऐसे ही डिवीजन बना हुआ है, आपको इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। आपका अप्रोच भी पॉजिटिव होना चाहिए, आपका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका सोच भी पॉजिटिव होना चाहिए। भले आप व्यक्तिगत स्तर पर जो सोचते हो, लेकिन एग्जाम के लेवल पर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आपका इंटरव्यू के क्वेश्चन हो गए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में से हम बात करते हैं पीटी के बारे में, कि पीटी में अगर हमें पढ़ना होगा इस कोविड को लेकर के, पीटी लेवल पर हमें क्या पढ़ना है। ध्यान रखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे कोविड के ऊपर। तो कोविड का अर्थ होता है C फॉर कोविड, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। तो यह है आपका कोविड का अर्थ, अर्थात कोविड नाम क्यों रखा गया। तो ये कोरोना वायरस डिजीज है, इसलिए कोविड इसको नाम रखा गया। और 19 या 19 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि इसकी पहचान या इसका आइडेंटिफिकेशन 31 दिसंबर 31 दिसंबर को हुआ। दूसरा, इसको एक तरह से एपिडेमिक डिजीज कब घोषित किया गया, तो अब वहां पर आपको जानना होगा ये पर्टिकुलर डेट, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये किस तरह का डिजीज है, तो डिजीज में वायरस भी होता है, डिजीज में बैक्टीरिया भी होता है, डिजीज में कई तरह की चीजें होती हैं। तो ये किस तरह का डिजीज है, वायरस।
और WHO ने इसको बताया कि यह एक जेनेटिक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, या बिल्कुल वैसी ही बीमारी है जैसा कभी सॉर्स के चलते हुआ था, या फिर इसके जो सिमिलरिटी वायरस है वो है सॉर्स। कहने का मतलब है कोविड आइडेंटिफिकेशन हुआ इसका और इसे डिजीज अनाउंस किया गया, और ये बिल्कुल इसी तरह की बीमारी है। अब हर बीमारी ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्टेड करती है, तो ये क्या कर रही है, तो कोविड से कौन सा ह्यूमन पार्ट इफेक्टेड होता है, तो कोविड से इफेक्ट होता है लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, अर्थात फेफड़ा और श्वसन तंत्र। ध्यान रखिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये दो पार्ट हैं जो ह्यूमन बॉडी को कोविड से इफेक्टेड करते हैं। अब बात करते हैं कोविड कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो एक है रैपिड टेस्ट, दूसरा है प्लाज्मा थेरेपी, तीसरा है आइसोलेशन, चौथा है क्वारंटाइन, और पांचवा है सोशल डिस्टेंस, और छठा है लॉकडाउन। ये सब आपने नाम सुना होगा। अब सिर्फ प्लाज्मा के ऊपर बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। लॉकडाउन हालांकि कब कब घोषित हुआ, बस ये 4 लॉकडाउन घोषित हुआ है। एक जान लीजिए कि हाँ क्या है लॉकडाउन, कब कब घोषित हुआ। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ ऐप बनाया और इस ऐप का नाम आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके सामने आना चाहिए, आरोग्य सेतु। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में कंट्रोल, फिर लॉकडाउन, फिर मेजर ऐप। अब ऐप घोषित होने के बाद इसमें वर्ल्ड के तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने भारत को फंड अलॉटमेंट किया, भारत ने भी फंड अलॉटमेंट किया। फॉर एग्जांपल इंडिया ने सार्क को इतने रुपए का फंड दिया, $10 मिलियन, ये भारत ने सार्क को दिया है। ठीक उसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को दिया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने इंडिया को दिया, और वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को दिया। एक डाटा और भी है जापान का जो मुझे ठीक से मिल नहीं पाया। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे लोगों ने भारत को दिया है, और ये भारत ने अपना फंड सार्क देशों के लिए इमरजेंसी के लिए बनाया। तो ये है कुछ फंड अलॉटमेंट। फिर आप आइए कि जब कोविड का ड्यूरेशन चला तो भारत के बाहर जितने लोग थे, जिन जिन देशों में थे, उन लोगों को भारत वापस लाने के लिए, सकुशल वापस लाने के लिए कुछ मेजर ऑपरेशंस चलाने पड़े। एयरलिफ्ट फिल्म देखी होगी, उसी टॉपिक पर है, तो उसे माफ करें, उसी जैसा ही है। तो ये कुछ ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत, मिशन सागर, ऑपरेशन संजीवनी, ये कुछ चलाए गए। स्वयं को फ्री रखना, फॉरेन जो है उनको लेकर के आना, साउथ और वेस्ट एशिया से लेके आना, और ये मालदीव से लेकर के आना, ये अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए। तो उनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी यहां पर रखनी है कि कौन कौन से ऑपरेशंस चलाए गए। फिर आप बात करते हैं कोविड का क्या असर पड़ा। ये अभी दिसंबर में जब न्यूज आ रहे थे तब उस समय बात आई कि कोविड हुआ तो उससे प्रदूषण काफी हद तक दूर हुआ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 40%, 40% रिड्यूस लगभग देखा गया। ठीक है, दिल्ली में एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कम देखा गया। वाटर पॉल्यूशन जो था इसमें भी बहुत कमी देखी गई। और फिर जो बाहर से आने वाले पक्षी थे या फिर जो बर्ड का माइग्रेशन होता था उसमें भी एक तरह से इंक्रीजमेंट देखा गया। ठीक उसी तरह कोविड के ड्यूरेशन में ऑनलाइन एजुकेशन एक मोटिवेट होता हुआ दिखाई दिया कि काफी प्रमोशन किया गया। ये कोविड के कुछ इंपैक्ट्स हैं जो यहाँ पर हैं। फिर इसी के साथ आगे देखिएगा क्या, तो कोविड का एक अगला और इंपैक्ट देखा कि घर, वर्क फॉर होम कल्चर आपको देखा गया कि ये काफी मोटिवेट हुआ। ठीक उसी तरह हैंडशेक करने के जगह पर एक ये नमस्ते कल्चर सब जगह अपनाया गया, चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक उसी समय हमारे पीएम साहब ने वोकल से लोकल प्रोग्राम को भी लॉन्च किया, और इसने जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड डाला वो था हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र या हेल्थ सेक्टर। इसने कोविड ने इसको हिला के रख दिया। तो ये कोविड के इंपैक्ट हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी हम पीटी ही पढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि जब आईएएस के आप सवाल आप देखेंगे
तो उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं। 2 आपका फैक्ट दे देंगे और 2 कंसेप्चुअल दे देंगे, कह देंगे कि इसमें कौन सा कोविड से इफेक्टेड है या नहीं है। तब आपको आपकी नॉलेज के साथ, आपकी थॉट के साथ, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, आपके अंदर डिसीजन पावर है या नहीं है, आप किसी चीज को अच्छे से देख पाते हैं या नहीं है, ये सारी चीजें चेक होती हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हमें पता नहीं है, बट हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसका उत्तर हम ऐसे देंगे, या ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर हम ऐसे देंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी एक कॉमन फीचर्स हैं कोविड का इफेक्ट, वो कुछ ऐसे हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की। सवाल आता है कोविड इफेक्ट के बारे में लिखें, और टॉपिक रहेगा 120 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का। तो आप उसमें क्या लिखेंगे? पीटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अब बात है मेंस की। तो अब आप उसको कैसे लिखेंगे? तो जो आपको उत्तर लिखना है वो आपके सामने ऐसे आंसर शीट रहेगी, सबका आंसर लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मान लीजिए ये आंसर शीट है, यहां पर आपको लिखना है। तो जो मेरी राइटिंग है इससे मान के मैं चलते हैं कि हमारा उत्तर लगभग 1.5 पन्ने में होना चाहिए, तब हमारा आंसर 200 वर्ड्स आता है। अब आपको लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि आपकी जो लिखावट है उसकी वर्ड्स के साइज कितने हैं, और 200 वर्ड्स क्या 1 पन्ने में आता है या 1.5 पन्ने में आता है या 2 पन्ने में। जैसे मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं तो मेरे 2 पन्ने में आते हैं। हालांकि अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का जो लेवल है उसके अनुसार वो एक तरह से वो मान के चलते हैं कि 1 पन्ने में कोई 200 वर्ड्स लिख लेता है। अब देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग तैयारी करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। अब ये आपको पहले खुद जज कर लेना है कि आप छोटा लिखते हैं, आप बड़ा लिखते हैं, या आपके लिखावट वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल का है। तो ये मान के चलिए कि यूपीएससी के पेपर में 200 वर्ड्स एक पेज में माना जाता है। हालांकि आपके पास समय हो तो आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आता है कोविड इफेक्ट। तो आप डालेंगे क्या, कितने देश इफेक्ट हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, इतने देशों में लॉकडाउन लगा वगैरह। ये एक जनरल बात की जा रही है। प्रश्न पूछ रहा है इंपैक्ट। अगर पूछता कि व्हाट इज कोविड तो आप उसके ऊपर इंट्रो भी डालते, उसका कैरेक्टर बताते और फिर उसका प्रोसेस बताते। लेकिन एग्जाम में सीधे फोकस है इंपैक्ट, तो आप सबसे पहले इंपैक्ट, पहली हेडिंग आपका पैरा यही हुआ, या आपका कह सकते हैं कि आपके आंसर का पहला पैरा यही हुआ। फिर आप थोड़ा सा पैरा चेंज करेंगे और दूसरे पैरा में आप यह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब आप इकोनॉमिक इंपैक्ट जब भी आप लिखते हैं तो आपके सामने डाटा होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओईसीडी या एडीबी, या भारत में बात करें तो नीति कमीशन। जब भी आप अपनी बातों को कहें तो उस बातों में आपका वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हो, जिससे आपकी बातों को ऑथेंटिकेशन मिल सके, आपकी बात रिलेवेंट हो सके और आपकी बातों को गंभीरता से सुना जा सके। ये जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं सब के सब एस्टैब्लिश्ड हैं, सब के सब रिलेवेंट हैं और सब के सब विश्वसनीय माने जाते हैं। पूरी दुनिया में इन्हीं के डाटा, इन्हीं के फैक्ट, इन्हीं के फिगर को पढ़ा जाता है। तो जो दूसरा पैरा होगा वो क्या पैरा होगा? वो कुछ ऐसे होगा। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं। मतलब ओईसीडी यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। ये कह रहा है कि दुनिया की जीडीपी 70% नेगेटिव ग्रोथ में जाएगी। 2020 का वर्ल्ड का जीडीपी नेगेटिव जा सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ये 0% पर है। और अगले साल भारत की जीडीपी या इंडिया की जीडीपी इतनी के बीच रहेगी। ध्यान रखिएगा, जो बातें यही कही है वही बातें वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है और वही बातें भारत सरकार या नीति आयोग भी कह रहा है। दूसरा पॉइंट दीजिए, एडीबी और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये इंडिया पे ही चल रहा है।
जीडीपी 0% है, जीएसटी कलेक्शन 30,000 करोड़ नीचे गया। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी आई है, जीएसटी की भी जो रिपोर्ट आई है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है कि इतने अरब डॉलर का लॉस हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट वर्ल्ड की इतने परसेंट है और पूरे वर्ल्ड की 20% इकोनॉमी इफेक्टेड हुई है। अब देखिए आपके सामने इतने आंकड़े हैं, जो कॉमन बच्चा है वो लिखता है, क्या लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। कोरोना ने बहुत कहर डाला है, कोरोना का बहुत असर नकारात्मक हुआ है, इससे व्यापार प्रभावित हुआ, इससे ट्रेड इफेक्टेड हो रहा है, इससे सिविलाइजेशन को चैलेंज मिल रहा है, इससे जीडीपी गिर गया है। एक बच्चा नॉर्मल इस तरह की बातें लिख रहा है, ये भी सही है, और एक बच्चा डाटा के साथ अपनी बातों को रख रहा है। तो इन दोनों में किसकी बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इन दोनों में किसकी बातों को स्ट्रांगली एग्जामिनर अडॉप्ट करेगा, और इन दोनों में प्लस 10% मार्क्स किसको ज़्यादा मिलेगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी बेल्ट के लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो लिख तो आते हैं, लेकिन उनके उत्तर में कहीं भी डाटा, फैक्ट, फिगर एनालिसिस नहीं होता। वो कॉमन बातें होती हैं, इस वजह से उनके मार्क्स भी कॉमन्स होते हैं। मैं खुद उस ड्यूरेशन से गुजर चुका हूँ। जब मैं फेलियर हो गया तब मुझे पता लगा कि मुझे मार्क्स मिले कम। उसके पीछे कारण यही है कि मैंने अपने आंसर को एकदम जनरलाइज कर दिया था। मेरे आंसर में कहीं भी डाटा, फैक्ट, फिगर, रिपोर्ट, एनालिसिस, तभी से मुझे याद हो गया डाटा, फैक्ट, फिगर, रिपोर्ट, एनालिसिस, ये 5 चीज है ही नहीं। हमने सारी चीज़ें सही लिखी, लेकिन मेरा मार्क्स 40%, 45% से ऊपर गया ही नहीं, और सिलेक्शन के लिए अबव 50, 55 और 60% इतना कंपलसरी होना चाहिए। तो ये रिपोर्ट्स है, मैंने सीधे डाटा, फैक्ट, फिगर यहाँ पर आपके सामने रखा है। अब ये इतने सारे डाटा हो गए, अब आप आगे देखिए, क्या ये हिंदी में भी लिखा है, इसका इंग्लिश भी मिल जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है कि कोविड का क्या इफेक्ट हुआ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, इसके बारे में लिखना है। अब इसमें आप क्या लिखेंगे? अगर सीधे पूछ रहा है हाउ इज कोविड इफेक्टेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तब आप उसमें क्या लिखेंगे? क्या इसने सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक तरह से चैलेंज किया, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेसिएशन का एक तरह से आहट बता रहे हैं या एक इंडिकेटर है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो मॉडल है, उसमें जो ट्रेड करने का मेथड है, उसमें चेंज करने की जरूरत है, इन्होंने ये बताया। क्या नेक्स्ट है कि नई ग्रुपिंग दिख रही है। एक तरफ से वर्ल्ड में चाइना का इंपैक्ट ऊपर उठा है, तो यूएस का इंपैक्ट नीचे आया है। ये बहुत बड़ा एक तरह से इफेक्टेड क्लॉज है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को पलटने में एक रोल कोविड का भी है। हो सकता है एनालिटिकल व्यू अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चाइना ऊपर उठा है और अमेरिका नीचे आया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो भी कोविड से एक हेल्प प्रोग्राम में अमेरिका को मदद देनी चाहिए थी, वो चाइना ने वहां जा करके उनके साथ एग्रीमेंट किया, उनके साथ ट्रीटी किया, उनको फंड बनाया। मतलब कुल मिला के यूएस ऊपर उठा है और चाइना, माफ करें, यूएस नीचे गिरा है, चाइना ऊपर उठा है। ठीक उसी तरह कि इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चाइना का जो वन बेल्ट वन सिस्टम जो चल रहा है, उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन बेहद सक्सेसफुल क्लॉज के रूप में उभर करके आया। वन बेल्ट वन रोड के बाद आप और देखिए, ये साउथ ईस्ट एशिया और ये वेस्ट एशिया, इन दोनों जगह चाइना का असर जबरदस्त दिख रहा है। या ये कहिए यहां भी यूएस नीचे गिरा है और चाइना ऊपर उठा। ये भारत है, ये दो इलाका में आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जहां पर वर्ल्ड बैंक को फंड देना चाहिए था इसके रोकथाम के लिए, वहां पर चाइना वाला न्यू डेवलपमेंट बैंक उन सब जगह पर फंड दे दे के अपने खेमे में, अपने ग्रुप में, अपने गैंग में, अपने इंपैक्ट में या अपने लिमिटेशंस में सारे देशों को एंट्री ले रहा है।
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जो लोग माफ करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब ये दो नए बैंक है, जो लोग इनके बारे में नहीं जानते वो आगे जान जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये दो बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक 1945 में बना और ये 2011 में बना है। तो इस तरह की चीजें देखी गई हैं। हमने बातचीत की कि कोविड ने वर्ल्ड के ऊपर क्या असर डाला, ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने अपनी बातचीत की और इसमें 200 वर्ड्स में सीखा कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूएस नीचे गिरा है, चाइना ऊपर गिरा है, वर्ल्ड बैंक नीचे आया है, AIIB ऊपर गिरा है, चाइना ऊपर जा रहा है, यूएस नीचे गिर रहा है, ट्रेड में गिरा है, इन्वेस्टमेंट में गिरा है, डेवलपिंग कंट्रियों के लिए जो सहायता दी जाती है उसमें गिरा है, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। इससे ज्यादा आपको अन्य और फैक्ट एग्जाम के लेवल पर जानने की जरूरत नहीं है। ये 10 पॉइंट भी है आपके पास तो आप अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपने आंसर को छोटा कर सकते हैं। एक बार हमने आपको बता दिया, फिर जब हम टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपसे 2 से 3 बार इस प्रश्न को लिखवाएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर आप कोई भी एग्जाम में इस फैक्ट को आप जाकर के लिख सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं और आपका माइंड सेट 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स के लिए बन जाएगा। ये धीरे धीरे आपको डेवलप करना होगा। एक बार आप जब अपने डेवलप कर लिया तो आप हर चीज को 250 वर्ड्स में या 5 सेंटेंस में या 1200 वर्ड में देखने की आदत डाल लेंगे तो फिर कहीं भी कोई भी टॉपिक आपकी नजर से गुजरने के बाद एग्जाम के लायक जो कुछ भी है वो अडॉप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्या कि इस कोविड ने वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के ऊपर जो असर डाला, उसके अलावा एक अन्य और भी पॉलिटिक्स है जिसको बोलते हैं तेल की राजनीति या ऑयल पॉलिटिक्स। अब ध्यान दीजिए क्या असर डाला। इसने ग्लोबल ऑयल मार्केट को इफेक्टेड किया। लॉकडाउन से जो क्रूड ऑयल है वो लगातार गिर रहा है और अभी भी गिर रहा है। अब उसमें क्या सिचुएशन है उसकी बात करेंगे कि अभी प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है दिसंबर 2020 का या अभी चल रहा है 2021 का फरवरी के बीच में। ठीक, अब जो ये क्रूड ऑयल जो प्रिजर्व करते थे उसको चैलेंज मिला है। अब ये जो क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ फ्यूचर मार्केट था वो इफेक्टेड हुआ। अब देखिए ये शब्द आपको नहीं पता या पता है तो बहुत अच्छी बात। फ्यूचर मार्केट क्या होता है? जो भी हम ट्रेड करते हैं उसमें हम 1 साल 2 साल आगे के लिए ट्रेड कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं। जैसे अगले 2 सालों तक भारत को राफेल विमान मिलेगा और उसकी एग्रीमेंट हो गया और उसी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। मान लीजिए $100 पर हम एक राफेल खरीद रहे हैं और अगले साल कोई चीज पार्ट्स पुर्जे की कॉस्ट बढ़ गई, पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, टायर की कॉस्ट बढ़ गई, तो भी वो हमें $100 पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छूट मिल रहा है या शिवरात्रि का दिवाली ऑफर चल रहा है कि इसमें कम हो जाएगा या इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जब हम फ्यूचर के लिए ट्रेड करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। तो हम लोगों ने 1 साल के पहले का एग्रीमेंट कर लिया था कि हम तेल लेके आएंगे, अपने यहाँ स्टोर करेंगे। अब जब जहाज आ ही नहीं जा रहे हैं, ट्रेड हो ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड का फ्यूचर मार्केट इफेक्टेड हो गया। तब वही बातें हम लोगों ने कही कि वर्ल्ड का फ्यूचर मार्केट इफेक्टेड हो गया। दूसरा, ओपेक के अनुसार, अब देखिए अपनी बातों को कहने के लिए आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि ओपेक के अनुसार वर्ल्ड का 40% ऑयल मार्केट इफेक्टेड हुआ है जब आप ओपेक की बात कर रहे हैं। फिर जब वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं तो एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, WTO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ट्रेड रिलेशन में भी इतना रिड्यूस देखा गया है। वर्ल्ड का 40% मार्केट इफेक्टेड हुआ है। अब ये दोनों इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें कही है। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि इस क्राइसिस में जितने भी वर्ल्ड के देश हैं उन्होंने अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशन, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के ऊपर ध्यान दिया और लगभग 35% तक का रेशियो देखा गया और डॉलर लगातार वीक हो रहा था। SDR, अब ये देखिए बिल्कुल नया शब्द है,
डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, गोल्ड भी एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी है, और एचडीआर एक पेपर है जो पूरे वर्ल्ड में इसकी वैल्यू है और कहीं भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको लोग इसको छोड़ के इसको स्टोर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपके सामने जो भी डाटा आएगा, अगर उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट नहीं है तो आपके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं। जब आप ऑयल मार्केट की बात करते हैं तो एपोक का जिक्र होना चाहिए, और ट्रेड की बात करते हैं तो WTO का, फिर वर्ल्ड बैंक का, और इसके अलावा अन्य और भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके सामने आते हैं तो आप इसको जरूर लिखें। जनरली बच्चे अपने आंसर में, खासकर हिंदी बेल्ट के बच्चे जब लिखते हैं तो सीधे कहते हैं इससे वर्ल्ड मार्केट इफेक्टेड हुआ है, इससे तेल राजनीति पर गलत असर पड़ा है, लोगों ने ऐसे ऐसे ऐसे। आप भी वही बात कर रहे हैं, आपका भी उत्तर बिल्कुल वही है, बट आप अपने आंसर में फिर वही बात, डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस एंड रिपोर्ट, ये 5 चीजें अगर आपने नहीं डाली तो आपके मार्क्स दूसरों से और बेहतर नहीं बढ़ पाएंगे। यही वो छोटे मोटे टेक्निक्स हैं या छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच हैं जिसमें आप अपने आंसर को अन्य दूसरों से सबसे बेस्ट रेशियो में आगे रखते हैं। हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा, ऑयल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ा। अब तीसरा जो मेंस का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इससे इंडिया का हेल्थ सेक्टर कैसे इफेक्टेड हुआ या उसके सामने क्या चैलेंज आई। ये भी आपका जो आंसर होगा वो 120 वर्ड्स में होगा। अब जब आप इंडियन हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया, और तीसरा है भारत सरकार की संस्था नीति कमीशन। मैं फिर बात कर रहा हूं उसी 5 चीजों की कि जब भी आप अपनी बात कहें तो आपके पास क्या होना चाहिए, डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस एंड रिपोर्ट। ये 5 चीजें होनी चाहिए, और ये 5 चीजें कैसे आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होंगी वो बात हम कह रहे हैं। क्या नेशनल हेल्थ रिपोर्ट जब आई तो उसने कुछ अपने रिकमेंडेशन दिया कि कोविड ने किस प्रकार चैलेंज दिया है। पहले पॉइंट्स को देखिए कि हमारे पास इतने इंडियंस के ऊपर इतने ही डॉक्टर्स हैं। WHO के अनुसार 1000 सिटीजन्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, बट हमारे यहां रेशियो है 10,000 और रूरल एरिया में है 26,000। इतने डॉक्टर हैं। ठीक उसी तरह नर्स, WHO का इंडिकेटर है इतना, हमारे यहां है इतना। ठीक उसी तरह हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे यहां इतने हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारी इतने % पॉपुलेशन ही हॉस्पिटलिटी से कनेक्ट है। फिर उसके बाद एक और डाटा है आपके पास, क्या कि इतने हॉस्पिटल्स में 26,000 हॉस्पिटल में इतने लाख बेड वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं जो कि इतनी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जो इन्फेक्शनल डिजीज है उसको कंट्रोल करने के लिए जो वर्ल्ड की रैंकिंग बनाई गई है उसमें इंडिया का रैंक इतना है। ये WHO की रिपोर्ट है। ठीक उसी तरह इंडिया अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर इतना एक्सपेंडिचर करता है, अभी इतना चल रहा है, WHO के अनुसार इतना होना चाहिए। लेकिन इस बार जो 1 तारीख को बजट आया है उसमें हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट को बढ़ाया है। अब ये सारे डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ तो डाटा आपको याद होना चाहिए कि भारत के हेल्थ सेक्टर की सिचुएशन क्या है। अब एक कॉमन बच्चा क्या लिखता है, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, हेल्थ का पोजीशन ठीक नहीं है, डॉक्टर कम है, नर्स कम है, हॉस्पिटल कम है, वगैरह वगैरह। और वहीं पर दूसरा बच्चा ये सारे डाटा के साथ लिखता है। आप खुद सोचिए मार्क्स किसे मिलेंगे। 2 नंबर तो वो ज़्यादा बच्चा ले जाएगा जिसने डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस एंड रिपोर्ट को छापा है या लिखा है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जिसने एक तरह से कहा क्या कि कोविड ने इन चीज़ों के ऊपर इफेक्टेड किया है। अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्या 120 वर्ड्स में फिर फ्रेमवर्क है कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या अपने से इनिशिएटिव लिया। अब यहां पर हमने इंपैक्ट नहीं लिखा है, डेथ कितनी हुई नहीं लिखा है। आप कोई भी मोबाइल का एक तरह से
ऐप खोलेंगे तो उसमें ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे, डाटा मिल जाएंगे। ये जानबूझ के लिए नहीं लिखा कि मान लीजिए आपका मेंस एग्जाम कब होता है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पर हम इसको फुलफिल कर देंगे। अब उसमें आपको क्या लिखना है, स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप उसमें लिखेंगे कि जो हमारी पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब ये डाटा भी है, 10 लाख जो पर्सन है उसके ऊपर सिर्फ 93 लोगों की कनेक्टिविटी हेल्थ फैसिलिटी से है। अब ये जो डाटा है वो सारे के सारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और नीति कमीशन से लिया गया है। अब देखिए 20 लाख न्यू हेल्थ एम्प्लॉय इस इमरजेंसी को फेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नए सिरे से अपॉइंट किए गए। एक चलाया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और उसको बेस बना के इसके प्रॉफिटेबल पर्सन को जो भी इकोनॉमिक ऐड है उसको इससे इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट स्टेप, कितने लोगों को जोड़ा गया, तो 80 करोड़ पर्सन्स वो राशनिंग सिस्टम्स, माफ करें 80 करोड़ पर्सन्स को राशनिंग फैसिलिटी दिया गया। रूरल एरिया में 200 डेज जॉब का प्रोविजन किया गया। 2000 रुपीस फार्मर्स के अकाउंट्स में डाले गए और 20 करोड़ वुमेन्स के अकाउंट में इतने रुपए डालेंगे। फिर एक स्कीम बनाया गया आत्मनिर्भर भारत और उसके तहत अन्य कई सारी बातें कही गई। ध्यान रखिएगा, जब बातचीत करते हैं तो हम वही बात फैक्ट फिगर की बात करते हैं। ये सारे लाइन उसी से लिए गए हैं। ठीक है, आप अपनी बातों को 120 वर्ड्स में कुछ ऐसे लिखते हैं। आप खुद ही सोचिए, कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार के पहल के ऊपर टिप्पणी करें, नॉर्मल सवाल, या व्हाट इज द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फेस ऑफ कोरोना। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड को लिखने के लिए आप ये 10 लाइन भी लिख देंगे ना, तो आपको 60% मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप इसमें कथा, कहानियां या पब्लिक के जो चुटकुले होते हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मोदिया ने कुछ नहीं किया, ये सब नहीं लिख रहे हैं। आपका उत्तर एकदम ऑथेंटिकेट है। तो मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपके पास डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस रिपोर्ट नहीं है तो आपका उत्तर या आपका आंसर कॉमन आंसर बन के रह जाएगा और आप दूसरों से बेटर मार्क्स अचीव्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक्स था। अब इसके बाद एक अन्य और टॉपिक्स को लेते हैं, क्या कि कोविड ने WHO को कैसे इफेक्टेड किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोविड का WHO से क्या रिलेशन रहा। ध्यान रखिएगा, कोविड से हम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को डिटेल किए, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑयल पॉलिटिक्स के ऊपर, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इंडियन हेल्थ सेक्टर के ऊपर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोविड का WHO के ऊपर क्या असर पड़ा, या फिर जो कुछ भी एक WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं हुई, उसके बारे में बात करते हैं। ये सारे मेंस के टॉपिक हैं और हमने इसको डिस्कस किया है 120 वर्ड्स में। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट है कि WHO कोविड डिजीज के संदर्भ में जो भी डेटा, फैक्ट, फिगर है उसको कलेक्ट करने में टोटली फेलियर रहा। ये काम था WHO का कि कब, कहां, कैसे, किस तरह, किस रूप में कोविड का इंपैक्ट हो रहा है, उसका क्या करें डाटा, वो टोटली फेलियर रहा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आइए कि इस इंफेक्शनल डिजीज में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इमरजेंसी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। कहने का मतलब है, जब इतने समय में आइडेंटिफाइड हो गया तो भाई आप इतने समय तक कर क्या रहे थे? इस 3 से 4 महीने के बीच में आपने क्या किया?
ये काम WHO का था कि उसको अनाउंसमेंट करना चाहिए था कि ताकि जितने भी देश हैं, जितने भी वर्ल्ड के नेशंस हैं, वो लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए कुछ पहल कर सकें, उपाय कर सकें, डिसीजन ले सकें, फंड बना सकें, पॉलिसी बना सकें, ऑर्डर जारी कर सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। लेकिन आपने 4 महीने तक मुंह ताका, कोई काम नहीं किया। तीसरा पॉइंट देखिए कि जब यह इन्फेक्शनल डिजीज हुई तो उस समय पॉलिटिक्स इतना हेवी हो गया था कि किसको क्या करना है, किसके क्या राइट्स हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं। ये तीसरा पॉइंट। फिर जब इन्फेक्शनल डिजीज पता लगा, उसके बाद भी WHO अपना मुंह बंद करके बैठा रहा और कोई सजेशन दिया ही नहीं। तभी तो बात कहेगी कि चाइना ने अपने आदमी को WHO में बैठा दिया ताकि बीमारी फैले, उसके बाद सुइया बनाएं और बेचें। यहां पर WHO पूरा का पूरा फेलियर दिखा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इस वेबसाइट्स के ऊपर किसी भी नेशन में क्या सिचुएशन चल रहा है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। WHO का एक पार्ट है क्या, इमरजेंसी कमेटी। कोई भी डिजीज फैलता है तो उसके बारे में अनाउंसमेंट करने का, डाटा इशू करने का, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने का, गवर्नमेंट को सलाह सजेशन देने का, ये सारा काम करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले सुना होगा बर्ड फ्लू, चिकन मारे जाने लगे, चिकन का रेट खट से गिर गया, बर्ड फ्लू आ गया। ये किसने बताया? ये WHO के EC ने भारत सरकार को कहा कि हाँ आपके यहाँ ये पाया जा रहा है। अब तुरंत पॉलिसियां बनी। कुछ दिन बाद फिर आया कि नहीं कुछ नहीं है। फिर उसके बाद चिकन का रेट बढ़ गया, लोग खाने लगे। तो इस तरह की कई तरह की चीजें जो EC करता है, इमरजेंसी कमेटी, यहां पर एकदम ये फेलियर हुआ। फिर इस पूरे ड्यूरेशन में चाइना का रोल डिस्प्यूटेड रहा, लेकिन उसके बाद भी WHO ने चीन को कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट जो नए राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन आए हुए हैं, वो इसको चाइनीज वायरस कहने से भी इसके ऊपर बैन लगा दिए। ये कह रहे हैं बीमारी है, चाइना भी इफेक्टेड हुआ है। ये देखिए, ये होता है मीडिया मैनेजमेंट, जब मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। WHO ने एक शब्द नहीं कहा चाइना के बारे में, और सब जानते हैं आऊ माऊ चाऊ वाले ही बीमारी फैलाए हैं बहुत पहले। लेकिन WHO को जो कहना चाहिए था वो कुछ नहीं बोले। अब देखिए भारत की मीडिया, यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है, कैसे कैसे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन कौन यहां आके आंदोलन को समर्थन दे रहा है, ये रोज आप टीवी पे देख रहे होंगे या सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और मैसेज पर आपको आ भी रहा होगा। लेकिन यहां पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और WHO ने मुंह तक नहीं खोला चाइना के विरुद्ध। आपको लगता है ना कहीं कुछ लोचा है, प्रॉब्लम है, लफड़ा है? बिल्कुल है। लेकिन आप एकदम धीरे से कह के निकल जाइए। जब तक सिलेक्शन लेना है ले लीजिए, उसके बाद जो मन में आए सो बोलिए। लेकिन उसके बाद भी आप पब्लिकली ना फेसबुक पर लिख सकते हैं, ना अखबार में लिख सकते हैं, जब तक आप एक IAS अधिकारी हैं। हाँ, उसके बाद आप बाहर निकल करके कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप अपनी बातों को बड़े इम्बैलेंस वे में लिखेंगे कि इस पूरे ड्यूरेशन में WHO ने चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा। ये 6 पॉइंट्स आपके सामने हैं जो हमने अभी आपके सामने कही। अब आप आगे जाइए, 7वें पॉइंट पर आइए। 7th पॉइंट पर क्या है कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको एक गाइडलाइन इशू करना होता है WHO को, ताकि उनके हेल्थ सिचुएशन के ऊपर जो भी क्राइसिस आए उसको कंट्रोल कर सके और सेटिस्फैक्टरी पॉलिसी को अडॉप्ट कर सके। बट WHO ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया। मतलब तुम जितना मरोगे, मर सकते हो, मरो। यहां भी WHO फेल हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, वो WHO को इफेक्टेड करते रही हैं या कहती हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो। जितनी भयानक बीमारी होंगी, जितना लोग डरेंगे, उतना ही हमारी दवाइयां बिकेंगे और उतना ही हम वैक्सीन को हाई लेवल पर बेचेंगे। तो ये यहां भी दिखा। इसके पहले इबोला में भी यही हुआ था, सॉर्स में भी यही हुआ और कोविड में भी यही हुआ। कहने का मतलब है WHO यहाँ एक सिर्फ तमाशा बन के रह गया था। बट अब इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग तो हम आंसर में करेंगे नहीं। यहाँ पर हम कॉमन वर्ड का यूटिलाइज करेंगे क्या, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO को फुलफिल करनी थी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। और ये क्यों नहीं की, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्या, कि मेडिकल लॉबी या फार्मास्यूटिकल लॉबी
WHO के डिसीजन प्रोसेस को इफेक्टेड करते हुए देखिए। आगे देखिए, WHO के जो मेंबर हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उसमें एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की ज़रूरत है और उसमें कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत है या देखी गई, जो कि नहीं दिख रही थी। अर्थात यहाँ भी एक तरह से आप उनकी कमियां दिखा रहे हैं बड़े ही सतही और संतुलित बैलेंस वर्ड्स में। तो ये 9 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और भी है, क्या उसके बारे में बात करते हैं कि WHO का जो स्ट्रक्चर है, हेड ऑफिस, एरिया, नेशन, और उसमें जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो सका। ठीक है, इसकी हेड ऑफिस जेनेवा में भी है और अन्य जगह और भी है जिसमें कोऑर्डिनेशन न होने के वजह से ये प्रॉब्लम आई। कहने का मतलब है कि WHO और कोविड-19 के बीच में जो रिलेशन है कि कोविड-19 के पीरियड में WHO का जो भी रोल होना चाहिए वो रोल नहीं हुआ। वो रोल अनाउंसमेंट में, डाटा कलेक्शन में, गाइडलाइन इशू करने में, कंट्रीज को इंफॉर्मेशन अरेंज कराने में, इन्फेक्शनल डिजीज के बारे में मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन गाइडलाइन देने में पूरा का पूरा एक तरह से फेलियर हुआ। और यह क्यों फेलियर हुआ? तो इस तरह की तमाम कंपनियां हैं, सिप्ला, रैनबैक्सी, उसी तरह वर्ल्ड लेवल की और कंपनियां हैं, फाइजर वगैरह, उनके प्रेशर में WHO के डिसीजन मेकिंग इफेक्टेड दिखी। और लास्ट पॉइंट आपने क्या दिखाया कि लास्ट पॉइंट में हेड ऑफिस, ब्रांच, मतलब कुल मिला के कोऑर्डिनेशन या समन्वय की कमी दिखी। तो ये है WHO का मूल्यांकन या रोल ऑफ WHO ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड। तो इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एग्जाम के लेवल पर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे फिर टॉपिक देखें क्या। अब ये 10 पॉइंट लिख के आप कंक्लूड कर देंगे। अब कंक्लूड में क्या करेंगे? तो जो कुछ भी प्रश्न आएगा उसके अनुसार आप आंसर लिख देंगे कि ये कुछ उपरोक्त 10 कारण हैं जिसके वजह से WHO का रोल फुलफिल एक्टिव नहीं हुआ। दिस इज सम स्पेशल एक तरह से कहिए रिजल्ट फॉर WHO। और उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू उसका उत्तर आप लिख देंगे। ठीक उसी के साथ साथ एक और छोटा टॉपिक है कि हम लोगों ने बात की कोविड और WHO। अब इसमें भारत कोई रोल प्ले कर सकता है क्या? ये अगला क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों ने बात की, क्या बात की? कोविड इंपैक्ट, कोविड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कोविड ऑयल पॉलिटिक्स, कोविड इंडियन हेल्थ सेक्टर, कोविड WHO। अब हम बात कर रहे हैं कोविड, WHO और इंडिया। यहां भी हमारा आंसर 120 वर्ड्स के स्ट्रक्चर में है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या बातें कही है। अभी WHO के प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में क्या इंडिया का कोई रोल हो सकता है? तो ये रोल कौन सा है? ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू के लेवल पर भी पूछ सकता है कि इस कोविड की इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इंडिया का रोल क्या हो सकता है। यहां इन चीजों को ध्यान से देखिए। क्या कोविड-19 का जब आया तो उसमें आप एक रिफॉर्म के लिए बात कर रहे हैं कि WHO के वर्किंग स्ट्रक्चर में रिफॉर्म की जरूरत है। क्या क्या है कि जब US ने WHO की फंडिंग रोक दी तब उसी समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से, डेट देखिएगा, WHO के बोर्ड में एक इंडियंस का अपॉइंटमेंट की बात कही और उसके लिए जो कुछ भी गाइडलाइन इशू होना था हमने इशू किया। ये पहला पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना था। क्या कि जब एक देश ने फंडिंग रोकी तो हमने फंडिंग करके एक अपने योग्य पर्सन को वहां पर अपॉइंट करके उससे जो रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजन करने थे सबसे पहले हमने ही किया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या किया। जो गाइडलाइन इशू करना था WHO को, वो गाइडलाइन हमने इशू किया और हमने एक इमरजेंसी फंड बनाने की अनाउंसमेंट किया और वो उसमें क्या क्या करना चाहिए हमने अपने लिए किया। अपने लिए मतलब हमने इन देशों के लिए किया।
सार कौन है? तो चाइना को छोड़ के भारत के सारे पड़ोसी देश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सब तमाम तरह के लोग देश हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है कि WHO इंडिया कंट्री को ऑपरेशन स्ट्रैटेजी, एक तरह से ये डॉक्यूमेंट बनाया गया और इस डॉक्यूमेंट्स में WHO का एम, WHO का वर्किंग पॉलिसी, साउथ ईस्ट एशियंस के लिए क्या क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, उसके लिए विशेष 8 प्रकार के एम को हमने बनाया। ध्यान रखिएगा, ये काम इनको करना चाहिए था, इन्होंने ये काम नहीं किया, ये काम हमने किया कि ये 8 विशेष प्रकार के एम्स का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह डॉक्यूमेंट जो WHO को तैयार करना था वो हमने खुद किया और यही बता रहा है कि हम WHO के इस वर्किंग नेचर में रिफॉर्म लाने में सक्षम है, क्योंकि जो काम WHO को करना था वो काम हमने खुद से कर लिया। तो जब हम अपने घर में ये काम कर सकते हैं तो क्या वर्ल्ड लेवल पर हम ये काम करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है? यही बात आपको गंभीरता से कहनी है। थर्ड पॉइंट यही हुआ। चौथा जो है कि इंडिया का जो खाद्य संस्कार है, ये वर्ड यूज किया था प्रधानमंत्री ने। खाद्य संस्कार क्या है? क्या हम अमेरिकन हैं कि सैनिटाइजर यूज करें? नहीं, हम अपने घर में आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, अच्छे से साफ करते हैं, हमारे उठने का, खाने का सब टाइम फिक्स है। अमेरिकन की तरह नहीं है कि भूख लगे पिज्जा मंगा लो, ना जी। सुबह उठना है, सूर्योदय के बाद खाना है, शाम को सूर्यास्त के बाद खाना है, सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, सुबह कितना खाना है, शाम को कितना खाना है, वगैरह वगैरह। इसको हम अपना फूड कल्चर बोलते हैं, फूड साइंस। जाड़े के दिन में गुड़ खाना है, रात में दही नहीं खानी है, ये सारे अंधविश्वास नहीं है, इसको सारा का सारा ये साइंटिफिक फूड चेन है। दूध में नमक नहीं मिलाना है, मछली के साथ दूध नहीं खाना है। यूरोप के लोगों को देखिए, सबको स्किन कैंसर हो जाता है। क्या? उनको पता ही नहीं है कि किसमें क्या, वो टेस्ट के लिए कुछ भी मिलाते रहते हैं। बट हमारे यहाँ हर स्टेट में लोगों को पता है कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये चीजें खानी चाहिए। कब नींबू पीना है, कब दूध पीना है, कब दही के साथ खाना है, इसी को तो फूड साइंस बोलते हैं, जिसमें हम हर मौसम के अनुसार, हर जो सीजन के अनुसार ये चीज खाने हैं, हम उसके बारे में पूरे वर्ल्ड को अपनी ये विरासत या इंडियन कल्चर का एक सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इन्फेक्शनल डिजीज को कंट्रोल करने में एक्टिव है और हम इस अपने एक्सपीरियंस को WHO के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये सोच हमारे ही पास है, ये सोच चाइना के पास नहीं है। आपने देखा होगा चाइनीज कुछ भी खा लेते हैं, सांप, मेढक, चूहे की पूंछ, कॉकरोच, चींटी। इतना बड़ा हब है वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरिंग का चाइना, लेकिन क्या खाना है ये सिर्फ वर्ल्ड में हम ही जानते हैं। क्या नहीं खाना है, कुछ भी खा लेते हैं चाइना वाले। ये मतलब वर्ल्ड में चाइना का जो सबसे बड़ा मजाक बनता है वो इसी पर बनता है कि इनके पास अपना कुछ नहीं है, सामान भले बना लेते हो, लेकिन जब ये खान पान और अपने हेल्थ को अच्छे से नहीं रख पाए हैं तो फिर ये कैसे अपने आप को फिट रख पाएंगे। तो ये एक अगला रिकमेंडेशन है 4th पॉइंट पर। फिर उसके बाद से एक अगला और भी है कि इंडियन कल्चर का एक पार्ट है वसुधैव कुटुंबकम। ये इंग्लिश में भी ये होता है, वर्ल्ड इज ए फैमिली। ये भी फीलिंग हमारे पास है और हम इस फीलिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे क्या कि WHO में जो रोल होना चाहिए ग्लोबल नेशंस का, हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें इफेक्टेड हो सकता है और हम WHO के इस इफेक्टिव रोल में एक प्ले करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, भूमिका निभाने के लिए प्रिपेयर्ड है। तो हमने बात की मेंस लेवल की कि WHO के वर्किंग प्लेस में क्या क्या प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में इंडिया किस प्रकार अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये भी एक मेंस का छोटा टॉपिक था। अब जब ऐसे आएगा, सपोज करिए ऐसे की बात आती है कि सिविलाइजेशंस की सब अचीवमेंट
इस इंफेक्शनल डिजीज के आगे फेलियर है। तो यह ऐसे आपको 1200 वर्ड में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? अभी तक हमने बातचीत की पीटी की, हमने बातचीत की मीन्स की, इसमें हमने 6 डायमेंशन को डिस्कस किया। अब ये 1200 वर्ड में लिखना है आपको, और आपके पास पूरा ओपन एरिया है। तो आप क्या लिखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोविड ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को चैलेंज किया है। याद करिए लॉकडाउन में जब हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, घर में चुपचाप बैठे हुए थे, आपको लगा बस 2 वक्त का खाना मिल जाए अच्छे से, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सब फेलियर हुए। क्या झोपड़ी में रहने वाला आम आदमी और क्या मुकेश अंबानी, अंटाल, पता नहीं क्या उनके बिल्डिंग का नाम है, सब बराबर दिखे। कहने का मतलब है कि कोविड ने इंसान को बेबस कर दिया, और ये जितने आपने साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह बनाए थे सब फेलियर हुए। अब इसके ऊपर आपको अपने आइडियोलॉजी को आंसर के रूप में लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, वही हम फॉर्मेट आपको दिखा रहे हैं कि इसका फॉर्मेट क्या बनेगा। सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू एसे इसका आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और फिर इन्फेक्शनल जो डिजीज है उसका एक हिस्ट्री भी दे सकते हैं। प्लेग, मलेरिया, बर्ड फ्लू, सॉर्स, इबोला। ये जब कोविड हुआ उस टाइम पीरियड में तमाम आर्टिकल्स में इस तरह की कहानियां आई। आप उसका एक जनरल देंगे। थर्ड पैरा का मतलब ये आपका क्वेश्चन हुआ, यहां पर आपने इंट्रो डाला, सेकंड पैरा आपका यहां हुआ, फिर आपका थर्ड पैरा यहां से गया। थर्ड पैरा में आप डालेंगे क्या कि सरकार ने इसको लॉकडाउन किया, इससे इफेक्टेड हुआ लाइफ स्टाइल, इससे लाइफ इकोनॉमिक इफेक्टेड हुआ, इससे पूरा का पूरा ट्रेड रिलेशन इफेक्टेड हुआ, ठीक है। और फिर साइंस के जितने भी अचीवमेंट हैं वो सब फेलियर हुए। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का जो भी गैप था वो भी खत्म हुआ। बेटर लाइफ स्टाइल का जो एक दावा करते थे वो भी खत्म हो गया। और ये जो इन्फेक्शनल डिजीज है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर फैला। 2 रूम में बैठे हैं, कोई तो मरने का इंतजार कर रहा है। तो तीसरे पैरे में आप इस कोविड की एनालिसिस कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद फिर चौथे पैरे में, नेक्स्ट पैरा में आप आइए, उसमें आप लिखेंगे क्या जो हम लोगों ने मेंस में डिस्कस किया कि इसने वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को भी इफेक्टेड कर दिया। कैसे? अमेरिका, रशिया, यूरोपियन कंट्री, ये सब के सब अपने बेबस हो गया। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है क्या, और ये हमेशा पॉजिटिव जाएगा कि इस कोविड ने दुनिया को कैसे इफेक्टेड किया, लेकिन उत्तर आंसर आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब इस आंसर में आपको क्या क्या देखना है और यही आंसर आपका दूसरों से कैसे अलग होगा, इस बात को ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो एसे का टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको 10 मिनट तक समझिए। हम बच्चों को बोलते हैं कि पहले तुम 10 मिनट तक समझो, 2-3 बार पढ़ो, ये प्रश्न पूछ के आ रहा है। फिर सबसे पहले लिखने के पहले उसका फॉर्मेट बनाओ और वर्ड लिमिट डिसाइड करो, और उसका ग्राफ बनाओ और चार्ट बनाओ क्या कि तुम्हें इस वर्ड या इस टॉपिक के ऊपर लिखना क्या है। ऐसे फॉर्मेट बनाओ कि आपको 120 वर्ड, 200 वर्ड्स किस में लिखने हैं। और जब भी अपनी बात कहो तो आप मत कहो, हमेशा वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लो। मतलब इकोनॉमिक इंपैक्ट में IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, WTO, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कभी भी ज्यादा बायस्ड होकर के न लिखो। सब जानते हैं सिस्टम करप्ट है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते सिस्टम ही फेलियर। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो आप ही चलाने जा रहे हैं। कभी भी ज्यादा क्रिटिसिज्म या आलोचनात्मक नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखिए और हमेशा रिफॉर्म की बात करिए, और कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आइडियलिस्टिक होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। लेकिन आपको अपने आंसर में हमेशा कि हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, हमें यहाँ सुधार करना चाहिए। देखिए ऐसे में इन सारी चीजों को अगर आपने इन्वॉल्व नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या आपको कभी भी 40% से एबव मार्क्स नहीं मिलेगा।
एक स्टूडेंट्स एक ही मैटर को पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनके अपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आंसर में ये सारी बातें नहीं हैं, ये एकदम पॉजिटिव नहीं है, रिफॉर्म नहीं रखते हैं, ये हमेशा आइडियलिस्टिक नहीं है, तो आपके मार्क्स कभी भी 40% के ऊपर नहीं जाएंगे। बट अगर आप ये सब रखते हैं तो आपके मार्क्स 60% के ऊपर जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। जब यूपी की बात करें तो मुझे इतने नंबर मिल चुके हैं। ठीक यूपीएससी की बात करें तो एक बार तो मैं इतने मार्क्स भी उठा चुका हूं, और भी है कई सारे मेंस एग्जाम में, लेकिन एक बार ये भी आया है कि मुझे एक बार 35 नंबर मिले थे यूपी में। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि इतने कम मार्क्स कैसे आए। 2-3 साल बाद जब फेलियर हुआ तब समझ में आया कि मैंने बातें तो सही लिखी थी, लेकिन इतना ज्यादा मेरा आंसर एक तरह से प्रैक्टिकल हो गया था और इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हमने कर दिया था। क्या हमने लिखा डेमोक्रेसी टोटली फेलियर है और डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, डिक्टेटर होना चाहिए। डेमोक्रेसी में एक नेता आता है, बेवकूफ बना देता है, और दूसरा नेता फिर आता है, वो हमें बेवकूफ बनाता है। बातें तो हमने सही लिखी, हो सकता है आप थोड़े से सहमत ना हो, बट आप सिस्टम में काम करने जा रहे हैं और आप सिस्टम को ही फेलियर दिखा रहे हैं। तो एग्जामिनर ने काट के हमको दे दिया 35 नंबर। ये देखिए इतना बड़ा गैप आ जाता है। आपने सारी बातें सही लिखी, बट यू आर नॉट ए ब्यूरोक्रेट। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं ही नहीं। क्यों? आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। आप एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, डिबेट पर्सन बन सकते हैं, बट आप एक आईएएस अधिकारी या पीसीएस अधिकारी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर काम करने का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिस्टम के अंदर, सिस्टम को समझते हुए, सिस्टम के लाचारी, सिस्टम के बेबसी, सिस्टम की कमजोरियां, सिस्टम की विशेषताएं अगर आपको नहीं पता है तो आपके आंसर में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हिंदी बेल्ट की सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके ब्लड में पॉलिटिक्स होता है। हर आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से सिंपैथी के रूप में ज्वाइंट होता है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोई लोग समाजवादी पार्टी के हैं तो उनको योगी में कमियां ही कमियां दिखेंगी। कुछ लोग भाजपाई मानसिकता है तो अखिलेश को वो लोग समाजवादी पार्टी को लानत मानत करेंगे। दोनों लोग मिल गए तो बसपा की लानत मानत करेंगे। अगर बसपा वाले मिल गए तो सबकी लानत मानत करेंगे। तो वो सोच बचपन से बनती है। अखबारों के आर्टिकल भी उसी तरह होते हैं तो उनका आंसर भी उसी तरह हो जाता है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का, कहीं ना कहीं उनके पॉलिसी का, कहीं ना कहीं उनके रूल्स रेगुलेशन की एक तरह से जो पूरी सोच होती है वो आंसर में आ जाती है। यही कारण है कि नंबर कट जाते हैं और बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हमारे नंबर कटे क्यों। मैं आपको एकदम एग्जैक्ट एग्जांपल बता चुका हूं कि नंबर क्यों कटे। हमने सारी बातें सही लिखी, बट सही लिखना कभी कभी बहुत ही डेंजरस हो जाता है। आपका उत्तर एकदम बैलेंस होना चाहिए, जिसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव बात कहें और अपनी बातों को कहने के लिए वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशनों का प्रयोग करें और सिर्फ कहें कि यहाँ रिफॉर्म हो सकता है। ये सब कुछ क्वालिटी है जिसके ऊपर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनके मार्क्स कभी न मेंस में उठते हैं न एसए में, और इंटरव्यू में तो फिर वो रट के कोशिश करते हैं जाके पास हो जाए। ये सबसे बड़ा फेलियरनेस है, खासकर हिंदी बेल्ट का, जो कि आपको देख। अब इससे जुड़ी एक लास्ट चीज और भी हम शेयर करना चाहेंगे कि इस टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ें तो आपका स्टडी मटेरियल क्या हो। एक यहां भी गुमराह की स्थिति दिखती है, तो मैं आपको यहां पे कुछ डिस्कस कर रहा हूं कि आपका स्टडी, एक आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सारे लोग इस अखबार के पीछे पागल होते हैं, बट मैं कहता हूं कि नहीं, आप एक नंबर में हमेशा इस अखबार को पढ़ें। ये थोड़ा बैलेंस अखबार है। ये जो है ना, ये लेफ्टिस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, आप जो भी कह लें, एनडीटीवी टाइप के मूड का है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया लापरवाह टाइप का, इनको कोई से मतलब नहीं, फैशन परस्ती, इसका दिल्ली टाइम्स देख लीजिए वगैरह, रंगीन रंगीन फोटो, कुछ भी हो जाए इनको कोई असर नहीं पड़ता। इंडियन एक्सप्रेस काफी बैलेंस अखबार है। एक नंबर पर आप ये रखें, समय हो तो हिंदू भी पढ़ ले और समय हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ ले, बट इन तीनों में से कोई भी एक अखबार आप रेगुलर को पढ़ा करें, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। हिंदी की बात करें तो आप, मुझे तो अखबार पसंद नहीं, बट मैं भी इसी में लिखता हूं, ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। सहारा का शनिवार का इशू आता है जिसमें किसी भी इंसिडेंट पर बहुत अच्छे मैटर्स रहते हैं। आप पूरे मेंस के एनालिसिस रिपोर्ट को इस सहारा अखबार के शनिवार के स्पेशल इशू से उठा सकते हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का है
तो ये 3 चैनल मैंने आपको बताया, बीबीसी, द प्रिंट और द सत्याग्रह। ठीक है, ये तीनों लेफ्टिस्ट व्यू के हैं, लेकिन यहां पर हर जगह आपको गवर्नमेंट का नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां से 5 पॉइंट नेगेटिव उठा लीजिए, बाकी सारे अखबार भूपू की तरह पॉजिटिव तो बोलेंगे ही, तो 5 पॉइंट नेगेटिव, 5 पॉइंट आपका पॉजिटिव। अब मैगजीन की बात करें तो आपके सामने इंडिया टुडे भी है, फ्रंटलाइन भी है, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रवृत्ति, भूगोल और आप। ठीक है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं इसमें से। ये भी थोड़ा लेफ्टिस्ट व्यू का हिंदू अखबार का ही है ये फ्रंटलाइन, लेकिन इसमें आपके सारे के सारे बेहतरीन पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर टॉक शो आता है, तो टॉक शो में मैं तो कहूंगा हिंदी के कोई चैनल को ना देखें, आप राज्यसभा के चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के चैनल फिर भी थोड़ी अपनी इज्जत बचाए हैं, और जो आपको नहीं देखना है वो मैं आपको सबसे पहले बताया हूं कि आपको क्या नहीं देखना है। तो ना आपको जी टीवी देखना है, ना आपको रिपब्लिक देखना है, और ना आपको एनडीटीवी देखना है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों आपको पागल बनाएंगे, ये आपको भाजपाई बना देगा और ये आपको कांग्रेसी या वामपंथी बना देगा। इसमें हर जगह आपको खोटी खोट नजर आएगा, और इसमें हर जगह लगेगा कि आज दुनिया की सारी अच्छी चीजें तो मोदी में ही है। तो कम से कम हिंदी से आप दूर रहें। एक तरह से कहें हिंदी का पूरा चैनल देखिएगा, ये न्यूज कम पढ़ते हैं, लगता है ये जंग लड़ रहे हैं, चिल्लाते हैं, या फिर ये देखिए इनकी जो सारी चीजें हैं। तो बेहतर है आप इस चीज को देखा करिए। राज्यसभा को एक मजबूरी है आपकी पढ़ना, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स पता लगते रहती हैं, ये आप छोड़ सकते हैं। अन्य लोग भी कोई क्रॉनिकल, कोई प्रतियोगिता दर्पण, कोई सिविल सर्विसेज टाइम्स, इस तरह की मैगजीन्स पढ़ते हैं, सब ठीक है, क्योंकि मैटर सब में एक ही रहता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं पीटी के लिए मैटर होना चाहिए, और आपका माइंडसेट मेंस के लिए 120 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, 250 वर्ड्स, और स्टेट्स लेवल के लिए 350 वर्ड्स आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। और फिर इसी का एक ऐसे का माइंडसेट होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो 1200 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। और फिर इसी का माइंडसेट इंटरव्यू के लिए भी होना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट हो गया तो 1 से 2 लाइन में हम क्या कहेंगे, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें, हमने एक टॉपिक्स को उठाया और डिस्कस किया आपसे। आज हमने डिस्कस किया कोविड, फिर हमने बात की पीटी के लेवल पर जो हो सकते हैं, हमने बात की मेंस पर, 7-8 टॉपिक्स को देखे कि 120 वर्ड्स 200 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, हमने बात की एसे पर, और हमने बात की इंटरव्यू पर। हमारा जो क्लास का स्ट्रक्चर है ऑब्जर्वर आईएएस का, वो कुछ इसी प्रकार का है। ना हम आपको फैक्ट लिखा रहे हैं, ना हम आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, और ना हम आपको रटा रहे हैं। ये सारे लोग मार्केट में कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे कहीं ना कहीं बच्चों के दुश्मन बने हुए हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड अभी भी चल रहा है, ओपन मार्केट खुला नहीं है, इसमें जिसकी जो मर्जी आ रहा है सब पढ़ा रहे हैं और बच्चों को एकदम दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन इस छोटे से टॉपिक्स में मैंने कोशिश की है कि आपके दिमाग के हर परत को, स्टेप्स को खोला जा सके। हिंदी बेल्ट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो सिर्फ पढ़ना जानते हैं, ना उनके परिश्रम में कमी है, ना उनके स्टडी करने के मेथड में कमी है, और ना वो पढ़ाई से जी चुराते हैं। फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? रिजल्ट ना आने के कारण सबसे बड़ा है कि वो टू द पॉइंट स्टडी नहीं करते हैं। आपको बताने में मुझे भी शर्म आ रही है, सिर्फ 3% रिजल्ट है हिंदी बेल्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा 4%। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बेल्ट के लोग बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, नहीं, लेकिन उनका माइंडसेट अकॉर्डिंग टू एग्जाम हो जाता है प्रैक्टिस करके। आप किसी भी न्यूज चैनल पे, आप किसी भी सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट में चले जाइए, क्या वो टॉपिक्स को पीटी, मेंस और इंटरव्यू के स्ट्रक्चर में बांध के पढ़ाते हैं? क्या कोई भी टॉपिक्स को वो 200 वर्ड्स में बांध के आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं? नहीं करते हैं। देख लीजिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हमारे ऑब्जर्वर आईएएस टीम की सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो यही है, या पॉजिटिव सोच, कि हर टॉपिक्स को हम पीटी, मेंस, एसे और इंटरव्यू लेवल पर ही स्ट्रक्चर करके पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे। आपने खुद देखा होगा कि इस छोटे से टॉपिक्स को कवर करने के लिए मुझे खुद कितनी पढ़ाई करनी पड़ी है। मैं इसीलिए जानबूझ करके मैटर टाइप नहीं कराता, ताकि आपको इस बात का भरोसा दिला सकूं कि ये देखिए मैंने होमवर्क कितना किया है। इसके पहले भी जितने सारे वीडियोस हैं, खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, प्रोटेस्ट जो फार्मर्स कर रहे हैं उसके ऊपर, या कल हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे उसके ऊपर,
या एक साथ जो चुनाव कराएंगे, जितने वीडियोस पड़े हैं आप उस हर वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको फर्क दिखेगा। यही एक तरह से एक अलग कोर्स होने का दावा हम आपसे करना चाहते हैं कि आप आगे भी इस टॉपिक्स को ध्यान से देखें। आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन आपके माइंड का स्ट्रक्चर अगर एग्जाम के लायक नहीं है तो फिर सक्सेस मिलना में बहुत प्रॉब्लम है। और फिर मैं बात कहना चाहता हूं, अगर आपके पास डाटा, फैक्ट, फिगर, एनालिसिस और रिपोर्ट अगर आपके आंसर में नहीं है तो आप मोर देन 40% मार्क्स कभी गेन ही नहीं कर पाएंगे और न इंटरव्यू में आप कोई उतना बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आई होगी, या ऑब्जर्वर आईएएस का जो एक नया इनिशिएटिव या स्टार्टअप कुछ तो समझ आई होगी, या फिर मैं अपनी बातों को समझाने में सफल रहा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।